महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा है। अजीत पवार के बीजेपी और शिंदे सरकार के साथ जाने की अटकलों के बीच जमकर जुबानी जंग हो रही है। संजय राउत ने सवाल उठाए तो अजीत पवार ने पलटवार किया और एनसीपी छोड़ने से इनकार किया। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि एनसीपी और महाअघाड़ी का भविष्य क्या होगा। मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा। मैं किसी के बाप को डरता नहीं। देखना चाहिए कि झारी का शुक्राचार्य कौन है। सत्ता वाला फेविकॉल छूटते ही महाअघाड़ी का हर धड़ा अलग अलग राह पर है। कोई किसी से नाराज है, कोई किसी पर भड़का है। चर्चा बिखराव की है। जिस तरह से इस देश की अपोजिशन की जो पार्टी है ये तोड़ने के लिए जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार में हो रहा है। आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है हम सब लोग इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और डट के लड़ेंगे। संजय राउत के तीखे तेवर की वजह समझने से पहले तनातनी की वजह समझिए। पर्दे के पीछे ये खबर गर्म है। एनसीपी का एक बड़ा गुट बीजेपी और शिंदे गुट के साथ जाने को तैयार है और इस कयास के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं। इस बात में कितना दम है ये कोई नहीं जानता, लेकिन सियासत भी तो ऐसा दृश्यम है जहां जो दिखता है उसे कोई सच नहीं मानता। बहरहाल अजीत पवार भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका इरादा शिंदे सरकार में शामिल होने का है। उल्टे बगैर नाम लिए उन्होंने संजय राउत को एनसीपी के मामले में बोलने पर हड़का दिया। इसके बाद संजय राउत ने भी अजीत पवार को खरी खरी सुना दी। तुम्ही ज्या पक्षाचे स्पोक्समन आहात त्या पक्षाचं सांगा ना काय सांगायचं ते। तुम्ही ज्या पक्षाचं ते मुखपत्र आहे त्याबद्दल बोला, पण तुम्ही आम्हाला कोट करून ते असं झालं तसं झालं फलानं झालं, आम्ही आमचे स्पष्टपणे भूमिका मांडायला खंबीर आहोत। आमचं वकीलपत्र दुसऱ्यांनी कुणी घेण्याचं काही कारण नाही। अगर मैंने सच कहा है इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है तो मैं मानता हूं कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा और मुझे किसी ने टारगेट किया है इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं। मैं हमेशा सच ही बोलता हूं। मैं किसी के बाप को डरता नहीं। हुआ ये कि संजय राउत ने सामना अखबार के अपनी कॉलम में लिख दिया कि बीजेपी की नजर एनसीपी के नेताओं पर है और पार्टी को तोड़ने की कोशिश है। इसके बाद सियासी पारा ऐसा चढ़ा कि सफाई में शरद पवार को सामने आना पड़ा। अजीत पवार ने भी इसे बेसिर पैर की बात कही और तो और बीजेपी ने इसे महाविकास अघाड़ी की अंदरूनी साजिश बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई प्रस्ताव नहीं है, ना आया है। मैंने खुद 3 माह से असेंबली में अजीत दादा मुझे मिले थे, उसके बाद मेरी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि वो अमित भाई या किसी से मिले नहीं है। उसके बावजूद भी ये कहां से बात आती है, ये महाविकास आघाड़ी से शुरू होती है और महाविकास आघाड़ी पे खत्म होती है। तो इसलिए वो देखना चाहिए कि झारी का शुक्राचार्य कौन है जो अजीत दादा को डैमेज कर रहा है। बैकफुट पर गए हैं। उनका जो नकाब वो हमने उतार दिया। अब इस सियासी ड्रामे का ट्विस्ट देखिए। संजय राउत इस हालात में भी क्रेडिट लेने से नहीं चूक रहे। कह रहे हैं कि उन्होंने अखबार में लिख दिया इसलिए बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस रोक दिया। बीजेपी कह रही है कि अजीत पवार से इस मामले में कोई बात ही नहीं हुई, यानी झगड़ा कोई नहीं। फिर महाविकास अघाड़ी में किस बात की खींचतान है? कहा जा रहा है कि एनसीपी में कुछ तो पक रहा है जिसकी पर्दादारी है। इथे यावं लागेल, पाय बघावं लागतात, गुण करावे लागतात। मला वाटतं तीच जवळ आलेली नाही, गुण पण जमत नाहीये। तर आता कोणत्या तरी ब्राह्मणाला विचारावं लागेल की कोणती पूजा करावी की जेव्हा गुण जमतील। वेळ येईल, काळजी करू नका आणि तेव्हा तुम्हीच माझी मुलाखत घ्यायला याल। समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र के सियासी दृश्य में क्लाइमेक्स तक कहानी बदल भी सकती है। बीजेपी के साथ अजीत पवार की नजदीकी पहले भी रही है। सवाल सिर्फ ये है कि अगर पाले बदले जाते हैं तो उसमें शरद पवार की क्या भूमिका होगी
और फिर महाअघाड़ी का भविष्य क्या होगा। इसलिए उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना की नजर भी शरद पवार पर टिकी है। वो क्या कर सकते हैं मेरी विषय, पवार साहब खड़े कर सकते हैं। शरद पवार साहब की बात मैं मानूंगा। मसला सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार का नहीं है, बल्कि 2024 के आम चुनाव को देखते हुए भी नए सियासी समीकरण तैयार करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में पार्टियों और कुछ विधायकों का इधर से उधर या उधर से इधर आना कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।